देखिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं योर न्यू टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या टेक्निकली, मतलब जिन्होंने भी इस टॉपिक को बनाया होगा उस उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, दिस इज़ द बिग डील। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली क्या है, ये आपका एक काउंटिंग टेक्निक है। आप इसे बस ऐसा समझिए कि इट इज़ जस्ट ए काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है। तो अब काउंट करने के लिए जब देखो सिंपली क्या होता है, मैथमेटिक्स हमें काउंट करना सिखाती है विद इन द लेस टाइम। मतलब यही चीज़ें अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उनमें से कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगवा के, और मैं मान लीजिए आपके पास 100 बच्चे हैं और मैं आपको ये बोलूँगा कि 100 बच्चों में से कोई भी 2 बच्चे हैंड शेकिंग कर रहे हैं, तो कितने हैंड शेक होंगे। तो अब आप हैंड शेकिंग कर करके देखने लग गए तो आपके लग गए टाइम, 1 महीने 2 महीने, पता नहीं आपको कब तक पता चलेगा। तो मैथमेटिक्स आपको परफेक्ट काउंटिंग करके दिखाते हैं कि जो काउंटिंग आप प्रैक्टिकली काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम फास्ट कैसे करें। लेकिन ठीक है, फास्ट करने से पहले यू हैव टू नो अबाउट द फंडामेंटल्स। मतलब ऑब्वियसली हमें ये पता है कि पीएनसी इज़ द काउंटिंग टेक्निक, बट पीएनसी से पहले जब पीएनसी नहीं हुआ होता होगा तब कैसे गिना जाता था, दैट इज़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले बेसिक से चल रहे हैं। विदाउट पीएनसी अगर हमें कोई भी चीज़ें करनी है, और देखिए बिना पीएनसी के किसी भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, बस प्रॉब्लम इतना है उसमें कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ नॉट ए श्योरिटी, बट प्रैक्टिकली उसको किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ये काउंटिंग टेक्निक है, ये हमें पता चल गया, तो पहले अपन इन काउंटिंग टेक्निक्स को ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, लाइक फंडामेंटल अगर आपको काउंट करना है तो हाउ यू काउंट इट। तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकली चीज़ों को काउंट करने के लिए हमारे पास में 2 बेसिक रूल्स होते हैं। द फर्स्ट रूल इज कॉल्ड एडिशन रूल एंड द सेकंड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, ये 2 रूल हैं जिन रूल से अपन क्या कर सकते हैं, पीएनसी के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस अच्छी बात यह है कि आप इसे कितने बेटर तरीके से समझ पाते हो। तो पहले इन रूल्स को बेसिक तरीके से आप समझो, और इन रूल्स पे पहले अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इन रूल्स को जब अपन समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है, तो उसके बाद में हम ये समझेंगे कि इन्हीं रूल्स के बगैर पीएनसी से हम क्वेश्चन को कैसे करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन एडिशन रूल की बात करते हैं। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन रूल। तो एडिशन रूल सिंपल सा क्या बोल रहा है कि वी हैव ए टास्क। ठीक है, हमारे पास में कोई भी एक टास्क है जो हमें परफॉर्म करना है, इसको बस समझना। मैं आपको डायग्रामेटिकली पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टास्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें हमें काउंट करना है। तो इस टास्क में हमने क्या बोला कि आप इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या कर रहे हो। तो आपने बोला इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ द ऑप्शंस। हमने बोला इस टास्क को हम एम तरीके से भी कर सकते हैं, इस टास्क को हम एन तरीके से भी कर सकते हैं, और इस टास्क को हो सकता है हम लोग जेड तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी टास्क को करने के लिए अगर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, और वो तरीके इस तरह से हैं कि वो इंडिविजुअल वे इज जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट द टास्क। मतलब अगर मैं इस टास्क को एम तरीके से कर रहा हूँ, या एन तरीके से कर रहा हूँ, या जेड तरीके से कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में सफिशिएंट है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से भी आपका टास्क हो सकता है, इस तरह से भी आपका टास्क हो सकता है, इस तरह से भी आपका टास्क हो सकता है। देन अगर हमसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी वेज या हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर फॉर कंप्लीटिंग दैट टास्क, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर यही टास्क अगर आपको करना है तो टोटल कितने तरीके होंगे। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं जब टोटल का, तो टोटल वेज जब आते हैं देन वी ऑलवेज बी ऐड देम। ठीक है, जितने भी तरीके होंगे हम क्या बोलेंगे, आप उनको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे मैंने क्यों बोला, क्योंकि एम तरीके से भी आपका टास्क पूरा हो रहा है और एन तरीके से भी आपका टास्क पूरा हो रहा है। उनमें से आप किसी भी तरीके को लगा के क्या कर सकते हो, उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। लाइक देखो, इसको समझने के लिए बहुत ही बेसिक सा एक एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक पर्सन है, देयर इज ए पर्सन एंड ही वांट टू गो फ्रॉम समवेयर टू एनीवेयर। मान लो इसको प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है, ये इसका नीड है। ठीक है, अब वो जब ए से बी तक जाएगा तो जाने के लिए क्या होगा, उसके पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के टेक्निक्स होंगी। अब उस ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक में मान लो उसके पास में 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन है,
तीन तरह के अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करता हुआ वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, उस ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है उसके पास में 2 रूट बस के हो, ठीक है, हो सकता है उसके पास में 3 रूट ट्रेन के हो, और हो सकता है उसी के पास में 4 रूट बाय एयर हो। ठीक है, तो अगर उस पर्सन को प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है तो उसको जाने के लिए उसके पास में बस का अपना एक तरीका है, ट्रेन का अपना एक तरीका है, एयर का अपना एक तरीका है। तो इसमें अब एडिशन रूल आपको क्या बोल रहे हैं? एडिशन रूल आपको ये बोल रहा है कि अगर आपने इनमें से किसी भी तरीके को यूज़ कर लिया, मान लीजिए आपने बोला कि मुझे बस से जाना है, तो अब आप क्या कर रहे हो, अपना पूरा का पूरा टास्क बस से ही फिनिश कर रहे हो, यू कांट टेक एनी ट्रांसपोर्टेशन। वैसे ही अगर आपने ट्रेन का अल्टरनेट सेलेक्ट कर लिया है देन यू हैव टू डू द कंप्लीट टास्क विद द हेल्प ऑफ ट्रेन। तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा टास्क है, लाइक मैं यहाँ से चला प्लेस ए से और मैं प्लेस बी तक पहुँचा और मैंने बीच में मेरा ट्रांसपोर्टेशन कहीं चेंज नहीं किया है, मैं एक ही ट्रांसपोर्टेशन से क्या कर रहा हूँ, ए से बी पे पहुँच रहा हूँ। तो मैंने आपको यही तो बोला कि अगर एम एन जेड कोई भी हमारे पास वेज ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, उस टास्क को इंडिविजुअली कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, जिन जिन की वजह से हमारा टास्क इंडिविजुअली कंप्लीट हो रहा है उनको ऐड कर दो। अब ये ऐड नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, ये क्या हो रहा है, ये काउंट हो रहा है। काउंट होने का मतलब, जैसे मैं अब आपको यहीं से समझाता हूँ, मान लीजिए ये मेरा प्लेस ए था और ये मेरा प्लेस बी था, अब मुझे ए से बी तक जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं। कैसे काउंट कर रहे हैं, हमने बोला 2 रूट हमारे पास बस के, तो हमने क्या बोला, एक रूट और दूसरा रूट, ये 2 रूट हमारे बस के हो गए, तो 1 2 गिन लिया। फिर हमने बोला 3 रूट ट्रेन के, ठीक है, तो 1 2 और 3, तो ये 3 रूट हमारे पास किसके हो गए, ये 3 रूट हमारे पास ट्रेन के हो गए। फिर हमारे पास 4 रूट किसके हैं, फिर 4 रूट हमारे पास में बाय एयर है, तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 रूट हमारे पास किसके आ गए, बाय एयर आ गए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी काउंट ऑल, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से काउंट करके ये समझ में आया कि हम 9 तरीके से क्या कर सकते हैं, ए से बी तक पहुँच सकते हैं। तो मैथमेटिक्स हमें क्या बोलती है, बस मैथमेटिक्स हमें ये बोलती है कि यार इसको अब इंडिविजुअली काउंट करने से बेटर है कि ये 9 वे जो आपने निकाले और ये 3 आपके पास नंबर है, ठीक है, तो इन 3 नंबर के साथ में ऐसा आप कौन सा ऑपरेशन करो कि 9 आ जाए। ठीक है, तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन हमने एक नया ऑपरेशन बना लिया, ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड एडिशन। तो इस एडिशन को बनाने के बाद में हमारा लाइफ काफ़ी आसान हो गया। तो हमने क्या बोला, यार इनको इंडिविजुअली काउंट करने का नीड नहीं है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, जो टास्क उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंटली रेस्पॉन्सिबल हैं, यू ऐड देम, बस आप उन्हें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ऐड करते ही हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एडिशन रूल में आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है, और बहुत आसान है, इतना कोई, ये रूल्स जो होते हैं इतने सिंपल होते हैं, बस आपको समझ आना चाहिए कब ऐड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एडिशन रूल में हमें कैसे पता चलेगा एडिशन रूल लगाना है, तो वेरी सिंपल, जैसा मैं अभी भी आपको बता के आया हूँ कि एडिशन का मतलब क्या होता है। तो एडिशन अगर आपको करना है, इट मीन्स यू हैव द अल्टरनेट्स। आपके पास क्या है, आपके पास में उस टास्क को करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, या फिर इसी अल्टरनेटिव्स को अपन क्या बोल सकते हैं, हमारे पास में ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो और पढ़ने के बाद में ये देखो कि उस टास्क को करने के लिए मेरे पास में ऑप्शंस हैं, इट मीन्स यू हैव टू ऐड देम, तो अपन ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो एक तो ये समझ में आना चाहिए कि कभी भी अगर हम एडिशन रूल लगा रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में अल्टरनेट्स हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं और उनकी वजह से अपन उनको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एडिशन रूल जब भी अपन लगाते हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एडिशन रूल में जो भी हमारे वेज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला m तरीके से भी आप टास्क कर सकते हो और n तरीके से भी टास्क कर सकते हो, तो मैं अगर m वेज और n वेज की अगर सेपरेटली अगर बात करूँगा तो इस m वेज में और इस n वेज में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें अगर कुछ भी कॉमन हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। अब कॉमन होने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कॉमन होने का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो आप बस से जा रहे हो, ठीक है, तो ए से बी अगर आप बस से जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इन बिटवीन रास्ते में से उतर के और ट्रेन पे चले गए। तो आप इसे ऐसे समझो ना कि जो भी हमारे स्टॉप्स हैं वो ए और बी के बीच में स्टॉप है ही नहीं,
तो है ही नहीं, तो आपके पास में दूसरा तरीका बनता ही नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसी को यूज़ करके पहुंचना चलेगा। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे कि जो भी हमारे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनकी वजह से हम इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब कॉमन नहीं होना चाहिए, इसी को मैथमेटिक्स में अपन किस वर्ड से बोलते हैं, तो इसी के लिए हमारे पास में एक वर्ड बना है मैथमेटिक्स में, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो इसी को अपन सिंपल सा क्या बोलेंगे कि जो भी हमारे तरीके हैं, तो इन एडिशन रूल द वेज थ्रू विच द टास्क इज कंप्लीटेड, the task is completed is mutually exclusive। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का सिंपल सा मतलब क्या समझ में आया, दैट इज देयर इज नो कॉमन वेज। ठीक है, तो इसका अपन सिंपल सा क्या बोलेंगे कि उनके बीच में कोई भी कॉमन तरीका नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन तरीका नहीं है देन यू डू दैट योर टास्क विद द हेल्प ऑफ एडिशन टूल। ठीक है, और इसको आप जितना चाहो उतना जनरलाइज कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है 2 या 3 के लिए, तो ये जनरल रूल है जिसमें कितने भी अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। लाइक मैं आपसे एक सिंपल से एक टास्क, सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ। लाइक मैंने आपसे ये पूछा, ठीक है, कि आई, ठीक है, या एक टीचर in class want to select a monitor among 5 boys or 6 girls, so how many ways he can do it। सिंपल से लाइक मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, एक टीचर है, वो क्लास में क्या चाह रहा है, एक मॉनिटर सेलेक्ट करना चाह रहा है, बट वो मॉनिटर किस तरह से सेलेक्ट करना चाह रहा है, वो इस तरह से सेलेक्ट करना चाह रहा है कि या तो वो मॉनिटर को लड़का बने या वो मॉनिटर को लड़की बने। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देखते ही कि यार मॉनिटर तो एक ही होगा, अब उस एक में से या तो वो बॉय हो सकता है, ठीक है, या तो वो बॉय हो सकता है या वो गर्ल्स हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में ऑप्शन क्लियर किया है नहीं किया, मतलब आपको दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है कि हमारे पास में ऑप्शंस हैं, किस तरह के ऑप्शंस हैं, या तो बॉयज लो या गर्ल्स लो। तो जब ऑप्शंस है तो अपन क्या बोलेंगे कि टोटल वेज जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, जो भी आपके तरीके हैं, या तो 5 बॉयज हो सकते हैं या 6 गर्ल्स हो सकती है, उनमें से कोई एक हो सकता है, ऐड देम एंड गेट द आंसर। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड क्यों किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि मैं किस तरह से चाहता हूँ। तो मेरा नीड क्या था, मेरा नीड ही ऐसा था कि मैं यहाँ पे वर्ड आपको बोल के आया हूँ, और वर्ड बोल के आया हूँ, तो अगर मैं और वर्ड बोल देता हूँ तो इसका मतलब अब आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं मान लो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि ए स्टूडेंट want to read a book among 5 mathematics, 6 physics and 10 chemistry. So how many ways he can do it? ठीक है, तो इसको फिर से आपको समझना है। और क्या बोला है, स्टूडेंट वांट टू रीड ए बुक, अब वो एक बुक रीड करना चाह रहा है, किस में से, या तो अब देखो, अब ये वर्ड जो इसने बोला है क्या बोला है, अमंग किस में से, आइदर 5 मैथ्स, आइदर 6 फिजिक्स और 10 केमिस्ट्री। तो ये जो है क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारे पास में वेज बनेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि 5 मैथ्स है, 6 आपके पास फिजिक्स है और 10 केमिस्ट्री है, बट आप इनके बीच में प्लस साइन रखोगे या मल्टीप्लाई टास्क रखोगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसको एक बुक रीड करना है तो हमें पता है या तो इसमें से एक बुक लेगा या इसमें से लेगा या इसमें से लेगा, तो हमें टिपिकली इस क्वेश्चन के अंदर कैसा फील आ रहा है, ऑप्शन वाला फील आ रहा है, यू एट देम, तो योर आंसर इज 21। ठीक है, तो बस सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है, एडिशन रूल मीन्स ऐड करना है, बट कब ऐड करना है, जब आपके पास में किसी भी टास्क को करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट एक बार दोनों रूल्स को समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एडिशन रूल। अब दूसरा हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन।
तो देखो मल्टीप्लिकेशन रूल अब हमें क्या बोलते हैं, तो पहले उसी तरीके से इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास एक टास्क है, ठीक है, अब मैं इस टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ ऑब्वियसली, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या बोला कि मैं पहले एम वेज लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने एम वेज से इस टास्क को किया, बट आफ्टर एम वेज योर टास्क इज नॉट कंप्लीटेड, आपका टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एम वेज के खत्म होने के बाद में, इसके कंप्लीट होने के बाद में यहां से आपने क्या किया, आपने एन वेज और लगा दिए, ठीक है, एन वेज आपने फिर लगाए, और फिर ऐसे करते 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 आप फिर से क्या कर रहे हो, आप यहां से जेड वेज लगा रहे हो, ठीक है, यहां से आप जेड वेज लगा रहे हो, ठीक है। और अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा टास्क तो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां तक है, ये मेरा पूरा टास्क है। तो ये मेरा जो टास्क हुआ है, इस टास्क में आपको कहीं पे भी ऑप्शन का फीलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमारा टास्क जो हो रहा है ना, वो एक ही बार में हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक ही बार में हो कैसे रहा है, इन पार्ट्स, पार्शियली हमारा वर्क हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हमें क्या बोलेगा कि कोई भी टास्क जब आपको कंप्लीट करना है तो उसका करने का तरीका तो एक ही है, पर उस एक तरीके के अंदर हम पार्शियली वर्क कर रहे हैं। मतलब पहले हमने एम तरीके से कोई टास्क किया, वो खत्म हो गया, उसके बाद हमने एन तरीके से एक टास्क किया, वो ओवर हो गया, और आफ्टर दैट फाइनली अगर हमने एन जेड वेज से काम किया, देन हमारा अगर हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो फिर अपन क्या बोलेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। तो आपको जो भी टास्क दिए गए हैं, नंबर ऑफ वेज सेपरेटली दिए गए हैं, बस आपको क्या करना है, आपको उन्हें ऐड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल का सिंपल सा मतलब क्या है कि किसी भी काम को हम कैसे कर रहे हैं, देखो, तो आपको बस ये वर्ड ध्यान रखना है, इन पार्ट्स। कोई भी काम अगर मल्टीप्लिकेशन रूल में होगा तो एक बार में होगा ही नहीं, वो पार्ट्स में होगा, पहले कुछ काम हुआ फिर रुक गया, फिर कुछ काम हुआ फिर रुक गया, एंड सो ऑन। तो अगर पार्ट्स में कोई भी काम हो रहा है, देन यू डू दैट वर्क विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। जैसे ऊपर वाला जो टास्क था, मान लो उसी की मैं बात करता हूँ। मान लीजिए अगेन एक पर्सन है आपके पास में, और वो पर्सन क्या कर रहा है, प्लेस ए टू प्लेस बी जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ए से बी जाने के लिए अब हम ऐसे थोड़ा स्नेरियो बदल देता हूँ। स्नेरियो क्या बदल देता हूँ कि ए से बी तो उसे जाना है, बट ए से बी जाने के लिए देर इज नो डायरेक्ट वे। तो हम क्या बोलेंगे, अगर डायरेक्ट वे नहीं है तो इनडायरेक्ट वे तो होगा। तो हम ऐसा क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ए से बी उसको जाना है, बट वाया सी जाना है, तो वो सी से होता हुआ जाएगा। अब सी से होता हुआ जाएगा, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे उसके पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन होंगे, यहाँ पे उसके पास कुछ ट्रांसपोर्टेशन होंगे, लेकिन हमारा मैन गोल क्या है, हमारा मैन गोल तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो ए से बी आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, देयर इज नो डायरेक्ट वे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम पार्शली जा रहे हैं। पहले हम ए से सी तक पहुँच जाएंगे, और आफ्टर दैट जब सी तक पहुँच गए उसके बाद में बी तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हो सकता है अगेन आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए। मान लो आपको बोला है कि ए से सी तक जाने के लिए 2 रूट बस के हैं, ठीक है, और 3 रूट आपके पास में ट्रेन के हैं, और 2 रूट आपके पास में बाई एयर है, मान लो ये बोले। और ऐसे ही अगर आपको सी से बी जाना है तो उसके लिए आपके पास में 4 रूट बस के हैं, 2 रूट ट्रेन के हैं, और मान लीजिए 1 रूट बाई एयर है। ये आपको सिचुएशन मान लीजिए दी गई है, तो दी गई है तो अब हमें क्या बोला है कि हाउ मेनी वेज the person can travel from A to B via C, ठीक है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोचेंगे, तो हम ऐसे सोचेंगे कि देखो ये वाला टास्क है, ए से सी वाला टास्क है, तो ए से सी वाला टास्क तो कैसे काम आ रहा है, ये तो एडिशन रूल की तरह काम आ रहा है, क्योंकि इस टास्क को तो अपन एक साथ पूरा कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो उस पर्सन को अब क्या करना पड़ेगा, पहले ए से सी तक जाना है। देखो तो ए से सी तक जाने के उसके पास कितने तरीके हैं, 2 + 3 + 2, इतने तरीके से वो ए से सी तक जा सकता है। तो कितने आए, 7, तो 7 तरीके से वो ए से सी तक चला गया। फिर उसको क्या करना है, उसको सी से बी जाना है। तो सी से बी तक जाने के लिए उसके पास कितने तरीके हैं, 4 + 2 + 1, अगेन उसके पास में 7 तरीके, ठीक है। तो 7 वेज से वो ए से सी जा सकता है। अब ये हमारे क्या आ गए, ये 7 वेज आ गए,
ठीक है, और अगेन 7 वेज से वो सी से बी जा सकते हैं, बट फाइनली मुझे कहाँ जाना था, मुझे तो ए से बी जाना था ना। तो ए से बी जाने के लिए अपन क्या करेंगे, 7 एंड दिस इज 7, तो टोटल वेज इज 7 इंटू 7 यानी 14। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल में इन बिटवीन एडिशन रूल ही होते हैं, ये अलग से कुछ नहीं होता। लाइक अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ या मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कोई टोटल टास्क किया है, कोई टास्क किया है और उसको करने के टोटल वेज मेरे पास में m इंटू एन है फॉर एग्जाम्पल, तो m इंटू एन का मतलब क्या समझते हो? आप इसे ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने m टास्क किया है, ठीक है, और वो कितनी बार किया है, वो n टाइम्स किया है, ठीक है, तो मैं m टास्क को n टाइम करूंगा तभी तो m इंटू एन आएगा। तो मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे पास जो m टास्क है उनको आप ऐड ही कर दो। तो आप जब m टास्क को ऐड करोगे n टाइम तो आपके पास तभी तो m इंटू एन आएगा। तो इन बिटवीन इन प्रैक्टिकल मल्टीप्लिकेशन रूल कुछ होता नहीं है, वो एडिशन रूल का जनरलाइज्ड वर्जन है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मेनी टाइम्स एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब मेनी टाइम एडिशन करते हैं तो उसी को ही तो मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। लाइक अगर यही टास्क अगर आपको समझना है तो इसको अपन कैसे समझेंगे, देखो, तो अपन इसको ऐसे समझेंगे कि ये मेरे पास में a आ गया और ये मेरे पास में c आ गया, ठीक है, तो a से c तक आने के मेरे पास 7 वेज है, ओके, लाइक दिस इज 1 2, ठीक है, और चलो फाइनली मैं ये बना देता हूँ, ये 7, तो ये 1 ये 2 और ये 7, तो a से c तक आने के पास मेरे पास 7 तरीके हो गए। अब मैं c से b अगर जा रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मेरे पास c से b का टास्क है, तो c से b तक जाने के लिए अगेन मेरे पास कितने हैं, अगेन मेरे पास में 7 वेज है, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो अब देखो अपन कैसे करेंगे, तो अपन ऐसे करेंगे कि मान लो ये एक रूट है, ये पहला रूट है और ये बस से आया है, ठीक है, अब यहाँ तो 7 वेज कोई भी हो सकते हैं, इसका मतलब अगर वो a से c तक जाने के लिए अगर एक बस को सेलेक्ट करता है तो उस बस से अगर वो c से b जाएगा तो उसके पास में 7 वेज नहीं आए। तो ये 7 वेज जो आए हैं ये सिर्फ इस एक बस से आए हैं, हो सकता है वो दूसरा वाला बस और ले, तो अगर वो सेकंड वाला बस फिर से लेता है तो इसका मतलब सेकंड बस के लिए फिर उसके पास 7 वेज आ जाएंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपके पास में पॉसिबिलिटीज 7 तक जाएंगी, तो हर एक पॉसिबिलिटीज के लिए आपके पास में क्या आ रहे हैं, 7 वेज आ रहे हैं। तो आपने पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 7, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 7 और 7th ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 7th। इट मीन्स आपके जो टोटल वेज यहाँ पे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1 है 7 + 7 + 7 अप टू 7 टाइम, यही तो आ रहे हैं। तो या तो आप इसे एडिशन रूल की तरह ही कर लो, इट्स नॉट अ बिग टास्क, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन रूल अलग से कुछ नहीं होता, ये एडिशन रूल का जनरलाइज्ड होता है। तो अब 7 को 7 टाइम ऐड करने से बेटर हमने क्या कर रखा है, अरे ऐसा ऑपरेशन बना रखा है जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो इसका मतलब अब आप इतना करो या इसको ऐसे लिखो, बोथ हैव द सेम मीनिंग, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो बताओ यहां तक समझने में किसी को भी कोई डाउट? और इसमें देखिए, अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन रूल की बात करते हो तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान होना चाहिए, तो देखो मल्टीप्लिकेशन रूल जब भी अपन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल में कोई ऑप्शंस थोड़ी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। कंडीशन ही तो है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पहले बस से गया और उसके बाद मैं कहीं और जा रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन रूल करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या बोलोगे कि इन दिस रूल वी हैव कंडीशंस, सिंपल। तो आपके पास में यहाँ पे क्या मिलने वाली है, आपको यहाँ पे कंडीशंस मिलने वाली है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो वो कंडीशन आपको कैसे पता चलेगी, वो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने से समझ में आएगी, ठीक है। दूसरा चीज़, अब ये जो कंडीशंस हमें मिल रही हैं ये कैसी हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कैसे, जैसे देखो मैं अगर यहाँ आ रहा हूँ, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं भी करवाऊंगा अभी। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे ए से बी जाना है, ठीक है, बट ए से बी जाने के लिए मैंने ये तो बोला ही नहीं है कि पर्टिकुलरली जो भी इवेंट हो रहे हैं, जो भी तरीके हो रहे हैं वो क्या किसी पे डिपेंड है। तो मान लो अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो बन गया कि ए से सी वो बस से गया, समझना इस चीज़ को, तो अगर ए से सी वो बस से गया है, इस चीज़ का सी से बी वो ट्रेन से जा रहा है, इस चीज़ पे कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए से सी वो किस ट्रांसपोर्टेशन से गया है, इस चीज का सी से बी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क पड़ता है तो मेंशन करेगा,
कैसे? वो बोल देगा कि अगर कोई इंसान ए से सी बस में जा रहा है तो अब वो सी से भी बस में नहीं जा सकता। तो अगर वो इस तरह का कंडीशन लगा देगा, इट मीन्स योर टास्क इज नॉट इंडिपेंडेंट, योर टास्क इज डिपेंडेंट। बट जब हमें कुछ भी नहीं बोला तो अब हमारे दिमाग में क्या फंडा चलेगा कि हमारे जो भी वेज हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब अगर मैं पार्ट्स में किसी भी काम को कर रहा हूँ, जो मैंने आपको यहाँ बता रखा है, तो अगर मैं पार्ट्स में कोई काम कर रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ अगर कोई एम तरीके लगाए, इस तरीके का इस एन तरीके पे कोई रिलेशन नहीं है, और ऐसे ही जेड से भी कोई रिलेशन नहीं है। मतलब सब आपस में क्या है, सब आपस में इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप पार्ट्स में काम कर रहे हो उनके बीच में हमेशा क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। तभी इस रूल को आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो, तभी इस रूल को आप एम इंटू एन कह सकते हो, अगर वो इंडिपेंडेंट है तब। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप एम इंटू एन नहीं कहोगे, फिर आपको ये वाला तरीका लगाना पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये ओरिजिनल तरीका है। अरे हमने m को n टाइम ऐड किया है तभी तो m इंटू एन आया है। तो अब m इंटू एन अगर अपन डायरेक्टली बोलना चाहें देन योर वेज शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर डिपेंडेंसी है तो फिर अपन इस रूल को ऐसे लगाएंगे और इसमें से ये देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसी में अगर हम बोलना चाहें तो अपन सिंपल सा दूसरा रूल क्या बोलेंगे कि इन दिस रूल टास्क शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। जो भी टास्क है वो क्या होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी मान लो, चलो मैं एक केस और बता देता हूँ, और हमारे क्वेश्चन तो ना इसी केस के बनने वाले, ठीक है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, देखो इंडिपेंडेंट है इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हमारा टोटल वेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो अब आप जो भी टास्क दे रखे उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब हम डायरेक्टली m इंटू एन नहीं बोल पा रहे, तो नहीं बोल पा रहे इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो टास्क इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या है, फिर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया कि इफ टास्क्स आर डिपेंडेंट, ठीक है, तो जो भी आपको टास्क दे रखे अगर वो डिपेंडेंट है देन हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी मेक केसेस फॉर ईच डिपेंडेंसी, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा टास्क है अगर वो डिपेंडेंट है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है वो डिपेंडेंट है, तो हम उसकी डिपेंडेंसी निकालेंगे और हर एक डिपेंडेंसी का अपना एक केस बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि यही है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। जैसे चलो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया है अगर आप उसी, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना मैं जो भी करवा रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन का, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग द पीएनसी। अगर आपको सच में पीएनसी समझना है तो एक बार इस ट्रांसपोर्टेशन से सारी चीज़ें समझ आ जाती है, उसके बाद में जहाँ लगाना वहाँ लगा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे ए से बी जाना है और वाया सी जाना है, ठीक है, ओके। और ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए अगेन 3 बस के दिए, 2 आपको ट्रेन के दिए, 2 एयर के दिए, या यहाँ पे दिए, यहाँ 4 बस के दिए, 3 ट्रेन के दिए और 1 एयर का दिए, ये दिया। अब देखो अब उसने क्या बोला है, अब मैं आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको कि हाउ मेनी वेज द पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी वाया सी इफ, देखो अब मैंने इफ लगाया इट मीन्स मैं कुछ कंडीशन मेंशन करना चाह रहा हूं, इफ द पर्सन कैन नॉट यूज सेम ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज माई क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। तो मैं अगर आपको सिंपल सा बोलूँ कि मुझे ए से बी जाना है, वाया सी जाना है, अच्छी बात है, लेकिन अब मैंने कंडीशन क्या मेंशन कर दिया, मैंने कंडीशन ये मेंशन कर दिया इफ़ द पर्सन कैन नॉट यूज सेम ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब वो सेम ट्रांसपोर्टेशन से नहीं जा सकता, तो सेम ट्रांसपोर्टेशन से नहीं जा सकता का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर वो सेम ट्रांसपोर्टेशन से नहीं जा सकता इसका मतलब अगर वो ए से बी, ए से सी अगर वो बस से गया, इसका मतलब क्या हुआ सी से बी वो बस से नहीं जा सकता।
अगर वो ए से सी ट्रेन से गया है तो इसका मतलब सी से बी वो ट्रेन से नहीं जा सकता, और अगर ए से सी वो एयर से गया है, बाई फ्लाइट गया है, तो बी सी से भी बाई फ्लाइट नहीं जा सकता। इसका मतलब सेम ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो यही हुआ। इस मतलब क्या समझे, इसका मतलब डिपेंडेंसी है वो हर एक ट्रांसपोर्टेशन पे है, तो जितने ट्रांसपोर्टेशन है आपको उतने केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे। तो केसेस क्या बनाएंगे, हम केसेस ये बनाएंगे कि पहला केस हम क्या बनाएंगे, पहला केस अपन बनाएंगे 4 बस। ठीक है, तो अगर बस के लिए अपन ट्रांसपोर्टेशन बनाएंगे तो अपन कैसे बोलेंगे कि ए से सी और फिर बी। तो अगर हम बस के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ बस के ही तरीके आएंगे यहाँ पे, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ए से सी जाने के हमारे पास में सिर्फ 3 तरीके हैं बाई बस। ठीक है, लेकिन सी से बी जाने के, अब बस तो मैं काउंट कर नहीं सकता, तो 3 मेरे पास में ट्रेन के आ गए और 1 मेरे पास में फ्लाइट का आ गया, तो मेरे पास कितने आ गए, 4 तरीके आ गए। मतलब ए से सी बस से जाने के 3 तरीके हैं और सी से बी बिना बस के जाने के 4 तरीके हैं। तो टोटल तरीके कितने बताएंगे अपन लोग, 3 into 4 यानी 12। ठीक है, और वैसे ही अगर अपन सेकंड केस बनाते हैं तो सेकंड केस अपन किसके लिए बनाएंगे, फॉर ट्रेन। तो अगर आप ट्रेन के लिए सेकंड केस बना रहे हो तो दिस इज ए सी एंड बी। तो ट्रेन के लिए अगर आप केस बना रहे हो तो ट्रेन के कितने रूट आपके पास में, 2 रूट। तो ए से सी आप 2 तरीके से ट्रेन पे जा सकते हो, तो सी से भी बिना ट्रेन के कितने तरीके से जा सकते हो, 4+1। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, 4+1 यानी 5 फेज। तो इसका मतलब टोटल कितने तरीके हो गए, 2 into 5 यानी 10। ठीक है, और फिर केस 3 हमारे पास में क्या आएगा, 4 एयर या बाई फ्लाइट। तो अगर आप बाई एयर की बात कर रहे हो तो देखो ए सी एंड बी। तो बाई एयर जाने के यहाँ कितने तरीके हैं, 2। तो सी से बी जाने के बिना एयर कितने तरीके हैं, 4+3 यानी 7। तो यानी हमारे पास में टोटल तरीके यहाँ से कितने आ गए, 2 into 7 यानी 14। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि 12 तरीके से हम बस में ट्रेवल कर सकते हैं, 10 तरीके से हम ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं, और 14 तरीके से हम एयर में ट्रेवल कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके आएंगे, देन यू हैव टू ऐड देम। अब समझ आ रहा मैं इनको ऐड क्यों कर रहा हूँ। अरे एडिशन में तो कोई डाउट नहीं है ना कि हम इनको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली मैंने आपको अभी तो बताया कि m इंटू एन का मतलब क्या होता है, m को ऐड करना एन टाइम। ठीक है, तो उसमें बस हमने क्या किया, हमने सिमिलर जो केसेस थे उनको एक साथ ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 और 4 का एक ग्रुप बना रहा हूँ, 2 और 5 का एक ग्रुप बना रहा हूँ, 2 और 7 का अलग ग्रुप बना रहा हूँ। तो ये अपने आप में मल्टीप्लाई हो गया, ये अपने आप और ये अपने आप। लेकिन टोटल तरीके कब बनेंगे, जब ये सब मिलेंगे। और उनमें m इंटू एन थोड़ी होता है, उनमें तो m का एडिशन होता है n टाइम। तो आपने अगर m इंटू एन लगाया है इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट थे ना। अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब अब आपको ये रूल नहीं लगाना, अब आपको ये रूल लगाना है। अब इसमें आपने हो सकता है इन 2 का एक ग्रुप बना दिया, इन 2 का एक अलग ग्रुप बना दिया, बट ये जितने भी ग्रुप्स बन रहे हैं उन ग्रुप्स में खास बात क्या है, अरे हो तो सारे ऐड ही रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं इन दोनों का अगर एक ग्रुप बनाऊंगा तो ये 2m बन जाएगा। हो सकता है इधर 3m एक साथ आ रहे हैं तो ये 3m बन जाएगा। फाइनली मैं इनको ऐड करूंगा तो 5m आएगा ना। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इंडिविजुअली इनको सॉल्व कर रहे हैं और फिर फाइनली ऐड कर रहे हैं। सो द फाइनल आंसर इज 36। तो बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, क्लियर। यस सर। ठीक है, तो देखो अब अपन करते हैं खूब सारे क्वेश्चंस। मतलब देखो अपना मेन मोटो ही यही है कि जब तक आपकी काउंटिंग अच्छी नहीं है, मतलब अगर आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल यूज नहीं करने आते ना तो आप पीएनसी समझ ही नहीं सकते। तो इसीलिए अब इसको और बेटर समझाने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी और बेटर बने। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझना उस क्वेश्चंस को बेटर तरीके से। तो लिखो यूजिंग 4 flags of different colors, how many signals can be made if a signal require use of 2 flags, one below the other। देखो इस क्वेश्चन के मैं 2 पार्ट करवाऊंगा, तो पहले पहला पार्ट समझो।
ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि यूजिंग 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ बोला है कि हमारे पास में ये 4 अलग अलग डिफरेंट कलर के फ्लैग्स है। मैं ये 4 अलग कलर आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये 4 अलग अलग कलर्स के हमारे पास फ्लैग्स आ गए। ठीक है, अब इन 4 अलग अलग कलर्स के फ्लैग्स से हमें सिग्नल बनाना है। ठीक है, अब वो सिग्नल किस तरह से बनाना है कि उस सिग्नल में हमें क्या यूज करना है, 2 फ्लैग्स को यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, 2 फ्लैग्स को यूज करना है। तो अगर आप 2 फ्लैग्स को यूज करके अगर वो सिग्नल बनाना चाहो तो आप कितने तरीके से बना सकते हो। तो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे, हम सिंपल सा ये बोलेंगे कि हो सकता है ब्लू के साथ ब्लैक आ जाए। तो उसको समझो, ब्लू के साथ ब्लैक, ब्लू के साथ रेड और ब्लू के साथ ग्रीन। तो एक सिग्नल के कितने तरीके, 3 तरीके हैं या नहीं। अरे मान लो अगर मैं यहाँ से ब्लू वाला सिग्नल लेता हूँ तो इस ब्लू वाले के साथ में कितने आएंगे, ये तीनों मिल सकते हैं, तो 3 तरीके इसके बन जाएंगे। ऐसे अगर मैं ब्लैक वाले की बात करता हूँ 3 तरीके इसके, ऐसे रेड वाले की बात करता हूँ 3 तरीके इसके, और ऐसे ग्रीन वाले की बात करता हूँ 3 तरीके इसके। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है कि आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है एक फ्लैग बनाना। और वो फ्लैग कैसा बना, मान लो यहाँ पे अगर आपने ग्रीन लगा दिया, ब्लू लगा दिया, तो यहाँ आपने ब्लैक लगा दिया, तो अब इन दोनों को मिला के ये आपका एक पूरा फ्लैग बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ब्लू कलर और ब्लैक कलर दोनों को मिला के आपने टास्क किया ना, इट मीन्स व्हाट, आपका काम पार्शियली हो रहा है, मतलब पार्ट्स में हो रहा है। तो आप सिंपल सा क्या कह सकते हो, आप सिंपल सा देखो, अगर आपको अगर समझ में आ गया होगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि या तो 3 को आप ऐड कर दो 4 टाइम, या फिर आप डायरेक्ट भी तो कह सकते हो 3 इंटू 4। बताओ कोई दिक्कत, अरे इसमें समझने में कोई दिक्कत है क्या कि मैंने डायरेक्ट 3 इंटू 4 कैसे कर दिया। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर आपके पास 4 अलग अलग कलर्स के फ्लैग्स हैं और आपको एक सिग्नल बनाना है जिसमें 2 कलर आए, जिसमें एक कलर दूसरे के ऊपर आए, तो सिंपल से अपन क्या बोल रहे हैं कि इस एक को हमने सेलेक्ट कर लिया और इस एक के बाद में बचे हुए टास्क हमें करने हैं। या लाइक मैंने ब्लू तो ले लिया, तो एक आ गया, तो इसके लिए इन 3 में से कोई भी एक चलेगा। तो इसीलिए हर एक फ्लैग को बनाने के लिए बाकी 3 कलर्स काम आ रहे हैं। तो ऐसे 4 हैं हमारे पास में, तो आइदर यू ऐड देम सेपरेटली और मल्टीप्लाई देम डायरेक्टली। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया डायरेक्टली 12। ठीक है, अब इसी में इसी क्वेश्चन में सेम मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, क्योंकि देखो पीएनसी पढ़ रहे हो देन यू हैव टू अवेयर अबाउट ऑल द केसेस। मतलब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे टर्म्स बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। तो सेम क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है मैं 2 फ्लैग्स लूँ, मैं 2 या 2 से ज़्यादा भी ले सकता हूँ। तो मैं अगर सिंपल से आपको बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा कि यूजिंग 4 फ्लैग्स of different color how many signals can be made if a signal require use of at least 2 flags। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बस टर्म बदल दिया, मैंने जो 2 फ्लैग्स थे उन 2 फ्लैग्स को किससे रिप्लेस कर दिया, उन 2 फ्लैग्स को अब एटलीस्ट 2 वर्ड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कैसे समझोगे, तो देखो इसको फिर से मैं अब आपको तरीके से समझाता हूँ। आपके पास में अगेन 4 फ्लैग्स हैं, ठीक है, ये आपके पास 4 फ्लैग्स हैं। ओके, तब अगर आपके पास में 4 फ्लैग्स हैं तो अब आप चीज़ें कर कैसे सकते हो। तो अब एटलीस्ट 2 का मतलब अब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे टोटल वेज आएंगे, देखो पहले तो समझो, जो भी हमारे टोटल वेज आएंगे वो कैसे आएंगे, एटलीस्ट 2 बोल रहे हैं, तो हो सकता है हमने 2 फ्लैग्स को लेके एक सिग्नल बना दिया, या इसी में हो सकता है हमने 3 फ्लैग्स को लेके एक सिग्नल बना दिया, या हो सकता है 4 फ्लैग्स को लेके एक सिग्नल बना दिया। तो पहले बताओ इसमें कोई डाउट, ठीक है, क्योंकि अब हमें एटलीस्ट 2 बोला है तो अब हमें ये नहीं पता ना कितने सिग्नल्स नहीं यूज कर, तो हमने क्या बोला, हम कम से कम 2 फ्लैग्स को लेके भी सिग्नल बना सकते हैं, 3 फ्लैग्स को लेके भी सिग्नल बना सकते हैं, और 4 फ्लैग्स को लेके भी सिग्नल बना सकते हैं। मतलब अगर मैं 2 फ्लैग्स लूंगा तो मेरा जो सिग्नल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं 3 फ्लैग्स लूंगा तो मेरा जो सिग्नल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और अगर मैं 4 फ्लैग्स लूंगा तो मेरा सिग्नल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। समझ में आ रही चीजें।
ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इस तरह से भी फ्लैग बना सकते हैं, इस तरह भी सिग्नल बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। तो हम 2 वाले फ्लैग्स का अलग से केस सॉल्व करेंगे, 3 वाले का अलग से सॉल्व करेंगे और 4 वाले का अलग से करेंगे। तो इसमें देखो अब करना क्या है, अब वो चीज़ें खुद समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आपके पास में सिंपल सा फंडा क्या है, 2 फ्लैग तो आपको समझ में आ गया, और 2 फ्लैग तो समझ में आ गया ना। अगर आपको 2 ही फ्लैग लेना है तो आप सिंपल सा क्या बोलोगे, टोटल फ्लैग कितने हैं, 4। तो इसमें से 4 फ्लैग तो मैंने ले लिए, अब कितने बच गए, 3, उसमें से कोई भी एक ले लूँ। तो इसका मतलब अगर मैं 2 फ्लैग लेके अगर कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो 12 आएगा ना। अरे अभी भी तो ऊपर किया है यार, 12 तो एक इसी क्वेश्चन का एक सेपरेट पार्ट था। लेकिन अगर मैं 3 फ्लैग ले रहा हूँ तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि हो सकता है मैं पहला फ्लैग लूँ, तो पहला इन 4 में से कोई भी हो सकता है, तो उसके कितने तरीके आ गए, 4। फिर एक कलर आपने सेलेक्ट कर लिया, अब कितने बच गए, 3। उन 3 में से कोई भी एक आपने यहाँ ले लिया, तो अब दूसरा भी सेलेक्ट कर लिया, तो अब इन 2 में से जो बच गया वो ले लिया। तो ये कितने आ गए, ये आपके 2 फ्लैग्स के लिए, 3 फ्लैग्स के लिए सिलेक्शन आ गए। अब आप 4 फ्लैग्स लेना चाह रहे हो, तो इसका मतलब पहले आपने रेड ले लिया मान लो, फिर इस बचे हुए में से कोई और ले लिया, फिर इन दोनों में से कोई एक ले लिया और जो बच गया वो यहाँ ले लिया। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन रूल समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ तो मैंने सिर्फ 4 × 3 किया था, तो 4 × 3 का मतलब मैं यहाँ पे कैसे समझा रहा हूँ कि आपके पास में 4 फ्लैग्स हैं, आप कोई भी एक फ्लैग्स आप ले लो, ले लिया, मान लो आपने रेड वाला ले लिया, उसके बाद अब कितने बच गए, तो अब 3 बच गए। तो इन तीनों में से कोई भी लोगे तो बस 4 × 3, यानी अगर 2 फ्लैग्स लेते हो तो आपके टोटल केसेस कितने बने, 12। लेकिन अब एटलीस्ट 2 बोला है, देन यू हैव टू सेपरेट ऑल देम। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आएगा, यहाँ से 24 आएगा और यहाँ से भी 24 आएगा। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 60। अरे बताओ कोई दिक्कत, इस फ्लैग्स वाले में एटलीस्ट 2 फ्लैग्स और 2 फ्लैग्स में डिफरेंस समझ में आया, कोई डाउट हो तो बताओ। सर इसी में जैसे मान लो, अब जैसे आप कोई पेपर देते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, तो चलो अपन इस तरह से अगर अपन कंस्ट्रक्ट करें कि इन ए पेपर वी हैव 5 क्वेश्चंस, 5 MCQs। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, 5 MCQ विच हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, 5 आपके पास में क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब आपसे सिंपल से क्या बोला जाएगा कि हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट attempt the paper if। ठीक है, तो इसके भी मैं दोनों पार्ट बता देता हूं। इफ 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, या तो आपको ऐसा बोला गया कि एक ऑप्शन करेक्ट है, या फिर एटलीस्ट 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखो अब सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसके भी मैंने 2 केसेस बना दिए। अब देखो इसको, अब अगर आप समझ रहे हो तो आपका माइंड जो है वो कैसे चलना चाहिए, आपका माइंड मेकिंग कैसे होगा कि हमारे पास 5 क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस, लाइक दिस इज ए बी सी और डी। तो इस तरह से आपके पास में ये ओमार बन गया। ठीक है, ये आपके पास में क्या बन गया, इन क्वेश्चनों का ओमार बन गया। ओके, अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो लाइक मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करता हूँ, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर मेरा सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है तो इसको कैसे सोचेंगे, देखो ऐसे सोचेंगे कि सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो मैं इस एक क्वेश्चन को कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, 4 तरीके से। अरे मुझे अटेम्प्ट सारे करने हैं, मतलब इस क्वेश्चन की नीड क्या है, नहीं तो मैं इसे 5 तरीके से कर सकता हूँ, मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे 5 क्वेश्चन करने ही करने। तो अगर मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं तो मैं खाली तो कुछ छोड़ नहीं रहा, तो इसका मतलब इन 4 में से किसी एक पे तो फिल करूंगा। तो इसका मतलब किसी भी एक क्वेश्चन को करने के कितने तरीके, 4 तरीके होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे दूसरे क्वेश्चन करने के भी 4 तरीके, और ऐसे 5th वाले क्वेश्चन को करने के भी 4 तरीके। तो इसका मतलब अगर मेरा एक ऑप्शन करेक्ट है तो हर एक क्वेश्चन के लिए कितने तरीके, 4 तरीके। तो इसका मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए अगर 4 तरीके हैं तो कितने क्वेश्चन है टोटल, 5 क्वेश्चन। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 4:5। बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, और इसी में
अगर मुझसे ऐसा बोला गया है एटलीस्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, अब एक नहीं है, एक कम से कम करेक्ट है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट लाइक द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब अब क्या है, ये आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन है कि एक भी करेक्ट हो सकता है, दो भी करेक्ट हो सकते हैं, तीन भी करेक्ट हो सकते हैं और चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। तो अब आप इसे कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो हम सिंपल से क्या करेंगे, अगर हमें सिंपल मैथ आती है तो हम काउंट करेंगे। तो कैसे काउंट करेंगे? हम ऐसे काउंट करेंगे कि अगर एक ऑप्शन सही है तो देखो एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, दो ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तीन ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और चार ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी, सिर्फ एक क्वेश्चन की। तो मैं इस एक क्वेश्चन के लिए क्या बोल रहा हूँ, इसका एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। तो अगर इसका एक ऑप्शन सही होगा तो उसके लिए कितने तरीके हैं? तो देखो अगर एक ऑप्शन सही होगा तो या तो ए सही होगा या बी सही होगा, सी होगा या डी होगा। तो एक ऑप्शन के लिए चार तरीके हैं जो अभी अपन ने यहाँ यूज़ किए। अगर मान लो दो ऑप्शन सही हुए तो फिर अपन क्या बोलेंगे, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, या तो ये दो हो सकते हैं, या फिर बी के साथ सी, बी के साथ डी, ये दो सही हो सकते हैं, या फिर सी के साथ डी। तो अगर इनमें से कोई भी दो ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हैं तो दीज आर द वेज, ठीक है। और ये कितने तरीके हैं? ये 6 तरीके हैं, तो मैं 6 तरीके से दो ऑप्शन करेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे हो सकता है मेरे पास में 3 ऑप्शन करेक्ट हो, तो 3 में क्या हो सकता है? हो सकता है ए बी सी आ जाए, उसके बाद में ए बी डी आ जाए, उसके बाद में ए सी डी आ जाए, या हो सकता है आपके पास में बी सी डी आ जाए। तो अगर आप 4 में से 3 ऑप्शन करेक्ट करते हो, इसमें उसको करने के कितने तरीके? उसको करने के 4 तरीके। और हो सकता है 4 ही सही है तो उसको करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो ए बी सी डी, ये लो। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा कम से कम एक क्वेश्चन करेक्ट है तो एक क्वेश्चन को करने के 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1, तो टोटल कितने आ गए? टोटल 15 तरीके, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को करता हूं तो एक क्वेश्चन को करने के मेरे पास में 15 तरीके हैं, इस क्वेश्चन के 15 तरीके हैं। तो ऐसे कितने क्वेश्चन है मेरे पास में? ऐसे 5 क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे 5 क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूँ? मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, यानी मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 15⁴। दैट इज माय आंसर। बताओ कोई दिक्कत? अब इसी में देखो, अब हम पीएनसी क्यों सीख रहे हैं, आपको तरीका बताता हूँ। ये जो कैलकुलेशन मैंने किया, लाइक एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इन सबको ऐड करके मैंने 15 लिया। तो मुझे क्या करना है, इसी 15 को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं खराब करना, मैं इसको विद इन द सेकंड सॉल्व करना चाह रहा हूँ। वहाँ हमारा पीएनसी का अप्रोच हेल्प करता है। कैसे अप्रोच हेल्प करता है? तो इसी को अगर मुझे 15 लेके आने हैं तो मैं इनको बिना गिने, मतलब ठीक है ये मैंने आपको एक मैनुअल तरीका बता दिया क्योंकि फिलहाल मैं काउंट कर रहा हूँ, तो मैं काउंट कर रहा हूँ, इट मीन्स मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, मैं तो जो जो दिख रहा है वैसे वैसे काउंट करके और ऐड कर रहा हूँ। तो दिस इज द वन ऑफ द वे। बट इसी सेकंड पार्ट को अगर आप बहुत फास्ट करना चाह रहे हो, मान लो ये तो 4 ऑप्शन थे, 5 ऑप्शन दे दिए तो एक क्वेश्चन में, या 10 ऑप्शन दे दिए तो फिर हम क्या ऐसे गिनने बैठेंगे? अरे ऐसे गिनने बैठेंगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो फिर थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। कैसे? देखो, अब स्मार्टनेस ये है पीएनसी की, जिसकी वजह से इस टॉपिक का पॉपुलैरिटी है, ठीक है। अगर ये मेरे पास में 4 ऑप्शन है तो अब मैं क्या सोचूंगा? अब मैं ऐसे सोचूंगा कि मैं इस एक ऑप्शन के साथ क्या कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इस एक ऑप्शन के साथ 2 ही एक्टिविटी कर सकता हूँ, या तो इसको भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। बताओ सही या गलत? तो अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन की बात करता हूँ तो वो एक पर्टिकुलर ऑप्शन मेरे लिए 2 चॉइस का काम करेगा, या तो भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। तो ये तो सबके लिए ही होगा, तो सबके लिए होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये मेरे पास में अगर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो उसको करने के टोटल तरीके मेरे पास कितने हैं? 16। उनके साथ अगर मैं कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ ना, 16 तरीके से मैं वो टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या समझ में आया? मैं एक भी भर सकता हूँ, दो भी भर सकता हूँ, तीन भी भर सकता हूँ, और खाली भी छोड़ सकता हूँ। तो इस 16 में एक तरीका ऐसा भी है कि चारों खाली रह जाए। अरे मैं इसको भर भी सकता हूँ, खाली भी छोड़ सकता हूँ, इसके साथ भी यही, इसके साथ भी यही, इसके साथ भी यही। अब मैंने एक केस ऐसा ले लिया कि चारों ही खाली रह गए, तो इसका मतलब बचे कितने? बचे तो 15 ना। तो यानी 15 तरीके से मैं इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन भर ही सकता हूँ। तो यही 15 लेने के लिए मेरे को इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया। यानी इसका मतलब अगर मेरे पास में 5 ऑप्शन है तो मैं क्या बोलूँगा? 2⁵ -1। 10 ऑप्शन है तो मैं क्या बोलूँगा? 2⁻10 -1। तो बी फ्रीक्वेंट, अपन फ्रीक्वेंट वे से क्या कर सकते हैं? उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन को समझने में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो? नो सर। समझ में आ रही हैं चीजें?
चलो और करते हैं, क्वेश्चंस की अपने पास कहीं कमी नहीं है। पीएनसी में देखो मैंने आपको क्या बोला, मैं इस चीज़ की डैम श्योर गारंटी लेता हूँ, पीएनसी का हर एक क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के होते हैं, बट उस तक आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। तो अगर आप पहुंच सकते हो देन आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से दे रहा हूं कि इफ वी थ्रो 6 डाइस साइमल्टेनियसली, ठीक है। मान लो मैंने 6 डाइस एक साथ उछाल दिए, ठीक है। तो हाउ मेनी वेज we can get at least 1 5 in each dice, like this is the question. एंड अगेन दिस इज अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे चीज़ें देखो सोचनी पड़ती है, अगर आप सोचोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास में 6 डाइस है। अगर मैं 6 डाइस की बात करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डाइस की बात करूँ, तो अगर मैं एक डाइस की अगर आपके सामने बात करता हूँ तो दिस इज वन ऑफ माई 1 डाइस। तो इस 1 डाइस में क्या हुआ होगा, इस एक डाइस के 6 फेसेज होंगे, तो 3 यहाँ हैं 3 इसके पीछे होंगे। तो यानी मैं अगर एक डाइस को अगर उछालता हूँ तो एक डाइस में टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आती है, बताओ 6 आएगी या नहीं आएगी। अरे एक डाइस को मैंने 6 डाइस को एक साथ थ्रो किया, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास में जो 6 डाइस हैं उनमें कम से कम 1 5 तो होना ही चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ। मैं बोलूँगा कितने तरीके से मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने एक डाइस के लिए आपको बोला, तो एक डाइस को करने के लिए कितने तरीके हैं, 6 तरीके। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल तरीके कितने सिर्फ थ्रो करने के, ठीक है, तो सिर्फ मैं टोटल थ्रो करने के तरीके निकालूंगा तो मेरे पास में वो टोटल थ्रो करने के तरीके कितने आएंगे कि एक डाइस का अगर 6 तरीका है तो आपके पास तो 6 डाइस है, इट मीन्स 6 ठीक है। तो इसका मतलब आप उन डाइस को कितने तरीके से टोटल थ्रो कर सकते हो, तो वो आ गया 6 यानी इतनी पॉसिबिलिटीज आपके पास आएंगी। मतलब आपने पहले डाइस को थ्रो किया 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, तीसरे पे 2 आ गया, इस पे मान लीजिए 4 आ गया, इस पे 3 आ गया, मान लीजिए इस पे 5 आ गया। तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ये पहला डाइस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है, ठीक है। तो इन 6 में अगर मैंने थ्रो किया तो इन 6 में तो कोई भी रैंडम नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 का पावर 6 कवर ऑल द पॉसिबल केसेस, ठीक है। इसमें से हो सकता है यहाँ 5 आए और ना भी आए, बट मैंने तो बोला है मुझे तो कम से कम एक 5 चाहिए। तो एक 5 चाहिए तो मैं इसमें क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे टोटल केसेस तो निकाल लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से वो वाला केस घटा दूं जो 5 ना आए। सोचो, तो इनमें अगर सारे के सारे केसेस हैं तो इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास 5 आया ही नहीं। तो 5 अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या आया, एक से 6 में 5 नहीं आया, तो 5 केसेस हैं, तो उन 5 केसेस में हर एक डाइस में इतनी पॉसिबिलिटीज तो बनी होगी, ठीक है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। अरे समझ में आया कैसे किया मैंने क्या किया, पहले टोटल वेज निकाल लिए, जितने टोटल वेज से आपके आंसर्स आ सकते हैं, और उसमें से क्या किया, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जब 5 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 नॉट कम इन एनी डाइस। तो मैंने आपको बोल दिया अब किसी भी डाइस में 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये है, इस 5 की बजाय यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो अब आपको समझ के आ रहा है कि किसी भी डाइस में 1 से 6 तक आ सकता है, 6 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से 5 नहीं आएगा तो एक पॉसिबिलिटीज कम हो गई, तो इसका मतलब 5 पॉसिबिलिटीज बची। तो एक डाइस पे 5 तरीके आ सकते हैं, तो टोटल कितने हैं, 6। तो इस 5⁻6 का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डाइस पे 5 आया ही नहीं, ठीक है। और किसी भी डाइस पे 5 नहीं आया, इसको मैंने किस में से घटा दिया, इसको मैंने टोटल में से घटा दिया। तो जैसे ही मैं टोटल में से घटा रहा हूं तो अब मेरे पास आंसर कौन सा आएगा, बताओ। अरे वही तो आया अब कि कहीं ना कहीं तो 5 आया ही होगा, एक बार आए 2 बार आए। देखो मुद्दा क्या है, हर जगह केसेस बनाना आसान नहीं होता। तो हम मैथमेटिक्स में स्पेशली पीएनसी में चीज़ों को इस तरह से सोचते हैं कि आप कितना शॉर्टर अप्रोच लगा सकते हो, और वो शॉर्टर अप्रोच डिपेंड करता है आपकी थॉट के ऊपर। तो बताओ इसको कहीं दिक्कत है तो समझने में। अरे ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको समझने में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कि मैंने क्या किया है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तभी तो मजा आएगा पीएनसी में। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल
आपको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स x such that x is from 0 to 1 and x is equal to p by q, where p and q both belonging to 1 to 6. This is a question. ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स x सच दैट, यानी जो आपका x है वो एक रेशनल नंबर है, और वो रेशनल नंबर किस तरीके से है कि उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है, और x ऑब्वियसली रेशनल नंबर हो तो p बाय q फॉर्म में लिखेंगे, तो p और q जो है वो एक नंबर है जो 1 to 6 में से आप जो चाहे वो ले सकते हो। तो ऐसे कितने तरीके से या कितने रेशनल नंबर आप बना सकते हो, दैट इज योर पॉसिबिलिटी। देखो अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली मुझे अब तो 1 बाय 1 काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा p क्या आ रहा है और q क्या आ रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन p और q को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। लाइक अगर मैं p और q की सेपरेटली बात करूंगा तो काम मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, तो मैं p के लिए 1 फिक्स कर देता हूँ, तो अगर p मेरा 1 आ गया तो q क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और अप टू 6। बताओ कोई डाउट, बन गया रेशनल नंबर। तो इसका मतलब 2 जो है वो इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है q। और अगर मैं इसको 2 ले लिया तो अगर मैं इसको 2 ले लूंगा, देखो अगर मैं इसको 2 ले रहा हूं, मुझे रेशनल नंबर बनाना है, अब ध्यान रखना नीचे 1 नहीं आ सकता और ना ही नीचे 2 आ सकता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपका x का वैल्यू 0 से 1 के बीच नहीं आएगा। तो अगर आपने 2 ले लिया इसका मतलब अब तो पॉसिबल केसेस यही बचे ना, बताओ। और अगर आपने 3 ले लिया तो आपने 3 ले लिया तो ये बचा, और अगर आपने 4 ले लिया तो आपके पास ये बचा, और अगर आपने 5 ले लिया तो आपके पास ये बचा। बताओ इस टेबल में किसी को कोई डाउट कहीं पे भी? और मैं ये जो नंबर लिख रहा हूँ ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि x का वैल्यू जो मैं यहाँ लूंगा वो 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो वो तो तभी पॉसिबल है कि ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल केसेस की बात यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 5 4 3 2 और 1। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास जो टोटल केसेस बन रहे हो कितने बन रहे हैं, 15। तो यहाँ से मेरे पास में जो टोटल केसेस बने वो कितने बने, 15। तो क्या बताओ कितना आंसर आया, 15? बताओ 15 इज नॉट द आंसर। क्यों? अब देखो आपने जब देखो पीएनसी में यही खास बात है, आपको हर एक पॉसिबिलिटीज को डील करना आना चाहिए। आपने 15 केस तो निकाल लिए, अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसमें दिक्कत ये आएगी जब आप पी और क्यू को सॉल्व कर रहे हो और पी और क्यू में दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आ गया, लाइक मैं p का वैल्यू 2 ले लेता हूँ और q का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, जो कि आपने यहाँ लिया होगा, ये 2 ले लिया और ये 4 ले लिया। तो अगर मैं 2/4 करता हूँ तो फाइनली सॉल्व करके तो 1/2 ही है, और 1/2 तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके। इट मीन्स इस 15 में आपने नंबर्स ज़्यादा काउंट कर लिए, तो ज़्यादा काउंट कर लिए इट मीन्स अब वो नंबर आपको हटाने पड़ेंगे जो आ चुके हैं, और वो कब पता चलेंगे, जब आप कॉमन फैक्टर्स हटाओगे। तो कॉमन फैक्टर की अगर आप बात करते हो तो कैसे कौन कौन से नंबर बनेंगे, 2/4, फिर उसके अलावा लाइक 2 फिक्स कर दो पहले। तो ऊपर अगर आपने ऊपर 1 तो करो मत, क्योंकि वो सिंप्लीफाइड है। अगर आपने 2 फिक्स कर दिया, 2 के साथ 4 आएगा और 2 के साथ 6 आएगा, ये दो केस तो ये आएंगे। 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 के साथ मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ 6 आएगा, और 4 की मैं बात करता हूँ तो 4 के साथ भी 6 आएगा। अरे ये मेरे पास 1/2, ये मेरे पास 1/2 और ये मेरे पास 1/2 और ये क्या बन गया, ये 1/3 बन गया। तो ये 4 केस ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी इस पहले केस में कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे 1/2 भी आ चुका और 1/3 भी आ चुका है। इट मीन्स दीज आर माई एक्स्ट्रा केसेस, देन दीज केसेस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द 15 एंड योर आंसर इज 11। तो बताओ कोई भी डाउट हो तो बताओ, किसी को डाउट है, समझ में आ रही हैं चीजें? अरे चलो आगे, चलो मान लीजिए 5th क्वेश्चन आपको एक और इंटरेस्टिंग करवाते हैं। मान लो आपको ऐसा दिया गया है कि इफ वी सेलेक्ट 3 नंबर्स फ्रॉम
1 to 19, मान लीजिए मैंने रैंडम ऐसे कोई क्वेश्चन लिया कि इफ वी सेलेक्ट 3 नंबर फ्रॉम 1 to 19 देन हाउ मेनी वेज we can select these numbers such that they are in AP, ठीक है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, दिस द क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ वी सेलेक्ट 3 नंबर्स फ्रॉम 1 to 19 then how many ways we can select these 3 numbers such that they are in AP, ठीक है। तो 1 से 19 तक आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं और वो 3 नंबर इस तरह से सेलेक्ट करने हैं कि वो तीनों किस में आने चाहिए, एपी में आने चाहिए, बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आने चाहिए। तो कितने तरीके से आप उन नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करोगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कैसे? अब आप ऐसा केस बनाओगे, अब आप एपी की बात करोगे तो आप अपने तरीके से क्या सोचोगे, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस के तरीके से सोचोगे तो आप क्या सोचोगे कि 1 2 3, ठीक है, 2 3 4, ऑब्वियसली 3 4 5। तो पहले आप एक डिफरेंस वाला लोगे, फिर 2 वाला लोगे तो 1 3 5, आफ्टर दैट 2 वाला ले रहे हो ना तो 3 5 7। तो इस तरह से आप 2 वाले केस लोगे, अब आप 3 वाले भी लोगे। तो इसका मतलब अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब क्या करें, हमें टाइम तो लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन तो विद इन द मिनट ही करना है, तो कैसे सोचें। तो फिर अपन आते हैं मैथ्स के पास और ये देखते हैं भैया एपी का मतलब क्या होता है। तो अपन मान लें कि फॉर एग्जांपल लेट नंबर्स आर ए बी सी। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि जो भी हमारे नंबर है वो ए बी सी है। तो ए बी सी अगर मेरे पास नंबर है तो ए पी में कब होंगे, जब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। बताओ राइट और रॉन्ग, होगा। कोई भी 3 नंबर एपी में कब होते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट का सम क्या हो, बीच वाले नंबर का ट्वाइस हो, तभी होता है। तो इसको देख के अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। कैसे? कि यार ये जो a प्लस सी है, इस a प्लस सी की खास बात क्या है, ये तो 2b आ रहा है और 2b आते ही अब आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि यार ये तो एक इवन नंबर है। अरे कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है वो तो इवन नंबर होता है ना। गॉट इट? समझ में आई चीज़ें? तो अपन सिंपल से यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि a प्लस सी जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो एक इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने a प्लस सी को इवन नंबर बना दिया तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो अब इवन नंबर बनाने के लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी 2 नंबर का सम इवन कब आता है। तो सिंपल से अपन क्या बोलेंगे, या तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए। मानते हो? अरे 2 प्लस 4 को जोड़ते हो तो 6 आता है, 1 प्लस 3 को जोड़ते हो तो भी तो 4 आता है। तो दोनों नंबर इवन है तो भी उनका सम इवन आता है, और दोनों नंबर ऑड है तो भी उनका सम इवन आता है। तो किसी भी 2 नंबर को जब आप ऐड कर रहे हो इन दैट सिनेरियो आइदर बोथ आर द इवन और बोथ आर द ऑड, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिल्टर करेंगे। टोटल नंबर कितने हैं, 19। अब उस 19 में अगर अपन काउंट करने बैठेंगे तो कितने ऑड और कितने इवन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अगर ये 1 to 20 होता तो 10 इवन होते और 10 ऑड होते, इसका मतलब इसमें 9 नंबर तो इवन है और 10 नंबर इसमें ऑड है, ठीक है। ये तो गिन लोगे, और इसमें कोई डाउट थोड़ी है किसी को कि अगर मैं 1 to 19 अगर मैं जा रहा हूं तो 1 to 19 में मेरे पास में जब आप काउंट करने बैठोगे तो 9 नंबर तो इवन मिलेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, और 10 नंबर आपको ऑड मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे तो पता चल ही गया कि मुझे अगर इसको सेलेक्ट करना है तो मैं इसे किस तरह से सेलेक्ट करूंगा, तो दैट इज द केस इज फॉर मी। तो मैं क्या बोलूंगा, अब मुझे अगर इन दोनों का सम इवन चाहिए तो मैं यहाँ से केस बनाऊंगा, लाइक दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में अपन बोलेंगे क्या कि बोथ आर इवन। तो इवन अगर दोनों के दोनों नंबर इवन है तो अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो मेरे को तो 2 नंबर चाहिए ना। तो मेरे पास 9 नंबर टोटल है, तो पहले मैं एक नंबर सेलेक्ट करूंगा 9 में से कोई भी, और दूसरा नंबर सेलेक्ट कैसे करूंगा, 9 into 8, ठीक है। तो पहला मैंने इवन नंबर सेलेक्ट कर लिया कोई भी जो मेरी मर्जी है, उसके बाद में मैंने दूसरा एक और नंबर सेलेक्ट कर लिया। तो 9 into 8 तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2 इवन नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या आएगा, उन दोनों का सम इवन आएगा। और ऐसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि बोथ आर ऑड, तो दोनों के दोनों नंबर ऑड हैं, तो ऑड कितने हैं, टोटल 10। तो इसका मतलब पहला नंबर अगर 10 तरीके से आ सकता है तो दूसरा किस तरीके से आएगा, 9 तरीके से, ठीक है। तो अब मेरे को तो टोटल वेट चाहिए ना,
तो टोटल वेज की अगर अपन बात करेंगे तो कितने आएंगे, दीज आर द टोटल वेज, 8 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 9, तो दिस इज 72 प्लस 90, कितना आएगा 2, तो ये आ ही गया, और ये कितना आएगा 160, तो दिस इज 160। तो अब इतना केस आपको लगता है आप मैन्युअली निकाल पाओगे? अब इसमें एक खास बात, अब आप सोच रहे होंगे मैंने बी पे तो कुछ किया ही नहीं। अरे मैंने पॉसिबिलिटी, देखो ये मैं खुद ही बता देता हूँ अगर आप नहीं पूछ रहे, कि मैंने ए और सी की पॉसिबिलिटीज तो निकाल दी, बट मैंने ये तो निकाला ही नहीं कि बी की पॉसिबिलिटीज। तो बी की पॉसिबिलिटीज निकालने की आपको नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। देखो अब इसमें वो सारे के सारे केसेस आ रहे हैं जो आप सोच सकते हो। सोचो, जैसे आपने सोचा ए का वैल्यू 2 है, तो इतना तो कंफर्म हो गया ना, मैं सी भी इवन ही लूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो अगर ये मैंने 2 लिया, मान लो मैंने 10 ले लिया, तो इन दोनों का सम कितना है 12। तो अगर ये 12 आया है तो बी तो हमेशा 6 ही होगा ना, तो वो तो पहले से ही पता है, 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर थोड़ी हो सकता है। तो जब जब आप पॉसिबिलिटीज निकालोगे, ए और सी की पॉसिबिलिटीज के पीछे बी फिक्स ही है, वो एक ही आएगा। तो इसका मतलब आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, ये तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। मान लो इसको आपने 3 लिया और इसको आपने 13 ले लिया, यानी अगर मैं ये ऑड ले रहा हूँ तो मुझे ये भी ऑड लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 16। अगर ये दोनों 16 है तो इसका मतलब बी तो मेरा 8 ही आएगा ना, समझ रहे हो? तो मुझे यहाँ पे बी को सेलेक्ट ही नहीं करना, मुझे सिर्फ ए और सी को सेलेक्ट करना है, तो मैंने कर दिया। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। अब बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो। अरे ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब चीजें समझ आती हैं तो मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। क्लियर, समझ में आ रही हैं चीजें? यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो आपको इस तरह के सेंस ही डेवलप करने हैं। पीएनसी में काउंटिंग सिखाती है। अब मैंने काउंटिंग में आपको क्या बताया, इसी क्वेश्चन को आप ऑब्वियसली खुद भी कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बोला, स्टार्ट हो जाओ, पहले 1 के डिफरेंस, फिर 2 के डिफरेंस, फिर 3 के डिफरेंस। अगर आप इस तरह से नंबर निकालोगे तो आपको क्या लगता है इतने नंबर टोटल आए हैं। तो अगर आप मैनुअली काउंट करने बैठोगे तो इसके अराउंड पहुंच जाओगे। एग्जैक्ट आंसर में बड़ा ही कंफ्यूजन है। तो यूज द पीएनसी कॉन्सेप्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो अब इसी फंडामेंटल काउंटिंग को अपन थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, अभी फंडामेंटली चलने देते हैं। और अब अपन सबसे पहले सीखते हैं नंबर फॉर्मेशन। ठीक है, देखो ये नंबर फॉर्मेशन अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी जो आपको नंबर फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ ये सबसे इजी वाला है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पीएनसी पढ़ते जाओगे वैसे वैसे मैं इनमें काफ़ी सारे केसेस लगाता जाऊंगा और क्वेश्चंस करता जाऊंगा। देखो अब नंबर फॉर्मेशन में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं और उनके अप्रोच बताता हूँ। लाइक आपको क्या बोला जाएगा कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर how many 5 digit numbers can be made using 0 to 9 if। ठीक है, अब इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, either repetition is allowed और the second is repetition is not allowed। इस तरह से 2 तरह से अपने काम होते हैं। अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे विदाउट नोइंग द पीएनसी। अगर हमें क्वेश्चन करना है तो देखो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में जज करते हैं कि पीएनसी लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैं अब आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा बाद में ऐसे ही, तो वहाँ पे नॉर्मल तरीके से चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी। तो फिर मैं आपको बताऊंगा मैं नया क्यों कर रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना। दिस इज योर 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अगर आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो आपके पास में क्या है, आपके पास में 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट है। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक कितने टोटल डिजिट होते हैं, टोटल आपके पास 10 डिजिट होते हैं। तो इन 10 डिजिट में से कोई भी डिजिट आप यूज लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। तो कितने बनाने हैं, तो हमने यहाँ 2 सिनेरियोज दिए, आइदर द रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो मान लो अपन फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड। तो रिपीटेशन अगर अलाउ है तो कितने बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इस प्लेस को फिल करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस प्लेस को फिल करूंगा तो सोचो मेरे पास टोटल डिजिट है 10, तो मैं यहाँ कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ 9, क्योंकि मैं 0 तो फिल ही नहीं कर सकता। अरे मेरे को अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना है, मान लो 5 डिजिट का नंबर तो यही होता है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक नंबर है तो ये कोई 5 डिजिट का नंबर थोड़ी है, इट इज ए 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऐसा है 0 दिया है तो फर्स्ट प्लेस पे तो 0 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इन 10 में से 0 के अलावा बाकी कुछ भी भर दो, बाकी कहीं
पे भी 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिस इज अ नंबर, ये नंबर तो है ना 5 डिजिट, बाकी कहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो अब अपन पहले इंडिविजुअली प्लेस को फिल कर रहे हैं। तो इंडिविजुअली प्लेस को फिल करने का मतलब हम पार्ट्स में काम कर रहे हैं, पर टोटल काम तो ये डिजिट बनाना है ना, ये नंबर बनाना है। इसका मतलब पहले ये किया उसके बाद ये किया, तो इसका मतलब दिस इज मल्टीप्लीकेशन रूल। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁴, दिस इज योर आंसर। ठीक है, और इसी में अगर आपको दूसरा पार्ट करना है लाइक 1 2 3 4 5, तो अब मैं दूसरा क्या बोल रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मीन्स व्हाट, आपको जो नंबर बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि किसी भी एक डिजिट को अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आप उसे रिपीट नहीं कर सकते, लाइक दिस। अगर आप ये नंबर लिखोगे तो दिस नंबर इज नॉट अलाउड, क्योंकि 1 2 बार रिपीट हो गया। तो रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तो हम कैसे करेंगे, पहले यहीं पे सोचेंगे, तो यहाँ पे तो 9 ही कैसे आएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 आ नहीं सकता। तो आपने क्या किया, आपके पास में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज थी। 0 यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो 4 डिजिट बन जाएगा। तो आपने क्या किया, इसमें से कोई भी एक डिजिट ले लिया। तो कितने डिजिट है, 9, तो 9 में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 9 ले लिया। अब जो भी आपने डिजिट लिया है उसे दोबारा लिखना नहीं। फॉर एग्जांपल आपने 2 लिया, इसका मतलब 2 मैं दोबारा यूज ले नहीं सकता, तो 2 हटा दो। अब कितने बच गए, अब तो 0 भी बचा हुआ है, तो इसका मतलब 9 और बच गए। अरे 8 तो इनमें से बच गए और 0 तो अभी बचा हुआ है ना, वो तो पहले प्लेस पे काम नहीं आ सकता, इसका मतलब 9 बच गए। अब अगर यहाँ 9 बच गए, इसका मतलब और उस डिजिट को यूज नहीं कर सकते, तो कितने बच गए, 8, फिर उस डिजिट को यूज नहीं कर सकते 7, फिर उसको नहीं कर सकते फिर 6। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करोगे देन यू कैन गेट योर फाइनल आंसर। तो बताओ, इसमें कोई डाउट थोड़ी है समझने में। नो सर। ठीक, इसी में मान लो आपको ऐसा बोला है कि हाउ मैनी 5 डिजिट even numbers can be made using all digits। सारे डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, एंड यूज बोथ द केसेस, रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, आपको दोनों केसेस कर रहे हैं। तो देखो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो इवन हो, ठीक है, और इसमें पॉसिबिलिटीज आपने क्या बोली, उसमें आपने पॉसिबिलिटीज ये बोली कि आपको इवन नंबर चाहिए। तो देखो 1 बाय 1 दोनों केसेस करते हैं। मान लीजिए पहला आपको करना है रिपीटेशन अलाउ, आपका रिपीटेशन अलाउ, तो 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कोई भी नंबर इवन है या ऑड है वो कैसे पता चलते हैं, वो पता चलता है उसकी लास्ट पोजीशन से, ठीक है ना। लाइक मेरे पास सारे के सारे डिजिट्स अलाउ है, तो उस सारे के सारे डिजिट्स को मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। इवन को अलग लिख देते हैं और ऑड को अलग लिख देते हैं, लिख दिया, ओके। तो कोई भी मेरा नंबर अगर इवन होगा तो वो इवन कब होगा, जब उसके लास्ट में इनमें से कोई डिजिट आएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी डिजिट अगर आप यूज करोगे तब तो वो इवन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसका मतलब लास्ट वाले पोजीशन पे मैं कितनी पॉसिबिलिटी है मेरे पास, सिर्फ 5, क्योंकि इन्हीं में से तो मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं स्टार्टिंग पॉसिबिलिटीज की बात कर सकता हूँ तो 0 भर नहीं सकता, तो 9 यहाँ आ जाएंगे। और बाकियों में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आपको भरना आप भर दीजिए, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45, ये 45 और 3 0 यहाँ आ गए। चलो, दैट इज आंसर, ठीक है। इसी में दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखो रिपीटेशन जब अलाउड नहीं है तब आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। कैसे, देखो ये 5 डिजिट का मेरा नंबर है। अब इस 5 डिजिट के नंबर में मुझे इवन नंबर बनाने हैं। तो देखो अब यहाँ दिक्कत क्या आएगा, अब जो बोल रहा हूँ पहले सुन लो उसको। कैसे, जैसे ये मेरे पास है, तो जब ये मेरे पास में है तो हो क्या रहे, मैं यहाँ पे 5 भर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 भर दिया, तो अगर मैं यहाँ 5 भर देता हूँ तो इसका मतलब मैंने क्या किया होगा, इसका मतलब मैंने इनमें से कोई एक डिजिट यूज़ किया होगा, तभी यहाँ 5 किया है। तो इनमें से मैंने कोई भी एक डिजिट यूज़ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट कि मैंने यहाँ से 2 यूज़ कर लिया। तो मैंने 2 यूज़ कर लिया तो कितने डिजिट बच गए, 9 बच गए। लेकिन 9 में 0 भी है, तो 9 में 0 भी है, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब यहाँ तो फिर 8 ही कैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन इसी में मानो मैंने
2 सेलेक्ट ना करके 0 सेलेक्ट कर लिया, तो अगर मैंने 0 सेलेक्ट कर लिया इसका मतलब कितने बच गए, 9 बच गए, तो 9 के 9 यहाँ आ सकते हैं। इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपकी डिपेंडेंसी बन रही है, यानी ये यहाँ पे 5 आएगा, उस वजह से आपकी यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोला भैया, जब डिपेंडेंसी है तो केस बनाओ, यही तो बोला हमने। तो यहाँ पे 5 भरने से नहीं भरने से डिजिट यहाँ बदल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अब हमें केस बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसके अब 2 केस बनाएंगे। ठीक है, एक बार में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला, क्यों, क्योंकि कभी यहाँ 8 आ रहा है, कभी यहाँ 9 आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं 8 भरूं या 9 भरूं, तो मैं दोनों को अलग अलग ही कर देता हूं ना। तो अगर मैं यहाँ पे 8 फील कर रहा हूं, इट मीन्स मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसका मतलब मैंने इन 5 में से एक नंबर सेलेक्ट किया, सुनना इस चीज को, मैंने इन 5 में से एक नंबर सेलेक्ट किया लेकिन उसमें 0 नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि जो भी नंबर सेलेक्ट कर रहे हो वो लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर 0 नहीं है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर 0 ही नहीं है तो इसको हटा ही दो ना, फिर तो यहाँ पे 4 ही केस बचे। तो इन 4 में से आपने कोई भी एक भरा, फिर बच गए कितने, 9, उसमें 0 नहीं आ सकता इसलिए 8। अब आपने 2 डिजिट फिल कर लिए, बच गए कितने, 8, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। तो इतने केसेस आपके बनेंगे जब लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन इसी में दूसरा केस क्या है, लास्ट डिजिट 0 आ जाए। अगर अब यही आप बोल रहे हो कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, ठीक है, तो लास्ट डिजिट अगर आपका 0 है तो सिर्फ 0 ही तो आएगा, एक ही केस तो बचा है यहाँ पे। देखो 5 इवन नंबर है, उन 5 में से इन 4 को अपन लिख चुके हैं, तो ये 4 यहाँ कवर हो गए, अब यही तो बचा अलग से, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पे बचे हुए 9 सारे आएंगे। 2 डिजिट यूज कर लिया, बच गए कितने, 8, तो 8 7 6, दिस इज योर फाइनल आंसर। इनको जोड़ लो, इनको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना, तो ये केसेस हैं, दोनों को क्या करना है, ऐड करना और फाइनल आंसर ले लेना। ठीक है, इसका मतलब आपने इस पहले में किस तरह के नंबर जनरेट किए, आपने इस पहले में इस तरह के नंबर जनरेट किए कि 0 जो आएगा ना वो इन 3 में कहीं पे भी आ सकता है, और इस लास्ट वाले में आपने किस तरह के नंबर जनरेट किए, इस तरह के नंबर जनरेट किए कि 0 लास्ट में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा, तो बस हो गया हमारा काम। तो इन जैसे इन दोनों को ऐड करोगे आपको टोटल इवन नंबर मिल जाएंगे। तो बताओ कोई डाउट? नो सर। और कर लो, ये 5 डिजिट 6 डिजिट इसे तो आप कितना भी ले लो, ठीक है ना, वो तो मैं अभी 5 लिख रहा हूँ, अगर आप 6 डिजिट भी लोगे तो क्या तरीका बदलेगा आपको पता है, दिख रहे, ठीक है। तो अब आपको यही बोला है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी मेड using all digits which are divisible by 4। ठीक है, इफ सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है, रिपीटिशन अलाउड, और दूसरा आपका है रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये दोनों आपको करना है। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो क्या हो रहा है, जो 4 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो देखो सबसे पहले होप सो यू नो दैट द डिविजिबिलिटी ऑफ 4, कि कोई भी नंबर अगर मेरे पास है वो 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, वो तो बाद की बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए 4 से डिवाइड कब होता है। तो कब होता है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक नंबर दिया है, ठीक है, अब ये मुझे चेक करना है ये 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो पूरा करने की नीड नहीं है, आप बस इन 2 को चेक कर लो। अगर ये 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हो रहे हैं क्या 2, नहीं हो रहे, तो मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं 1 2 3 4 8, ठीक है, अब आप ये 2 नंबर चेको, ये 4 से हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सिंपल सा, हाँ, कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपका नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब अपन दोनों केसेस करते हैं। पहला केस करते हैं रिपीटिशन अलाउड। तो रिपीटिशन अलाउड में अब अपन क्या करेंगे, मतलब अब हमारी डिपेंडेंसी जो बन रही है वो इन लास्ट के 2 डिजिट पे बन रही है। यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, अरे यहाँ 0 नहीं आ सकता, यहाँ 10 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, इतना तो अपने को समझ आ गया, इसमें कोई टेंशन नहीं है। मुद्दा ये है कि इन लास्ट के 2 डिजिट पे क्या आएगा, तो इन लास्ट के 2 डिजिट पे क्या आएगा,
वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर ढूंढो। तो इस 2 डिजिट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन 2 डिजिट के लिए मैं कंबाइन वर्क कर रहा हूँ। कैसे? तो वो नंबर 4 से डिवाइड कब होगा, या तो 0 0 आ जाए, या दोनों ही 0 आ गए तो भी तो 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो 0 4 0 8 ऐसे कब तक, 96 तक। तो 2 डिजिट के वो सारे नंबर निकाल लो जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो आपने क्या किया, जितने भी नंबर थे सारे निकाल लिए। तो कितने हैं काउंट करो, तो कितने हैं बताओ। तो 96 माइनस का 4 अपॉन 4 प्लस 1, यही आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 92 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 4 दूनी 8 2 24, 24 नंबर बन रहे हैं ना, और एक ये भी है। तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने बन रहे, 25। गिन लोगे ना, गिनना तो आता है। तो यानी टोटल नंबर आपके पास कितने बन रहे हैं, टोटल आपके पास में 25 नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 25 नंबर आपके पास ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं और 4 से डिवाइड हो रहे हैं। बताओ कोई डाउट? इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि इन दोनों की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 25 है। ये लो, तो हमारा टोटल आंसर यहाँ से कितना आएगा, तो टोटल आंसर आएगा 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 25। तो इसको सॉल्व कर लो, 25 इंटू 9 कितना होता है, 225, और ये 2 जीरो और लगा दो, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बताओ कोई डाउट? अब इसी में मान लो हमें दूसरा वाला केस निकालना है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो देखो क्या करना पड़ेगा। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो फिर से दिक्कत, समझ रहे हो दिक्कत क्यों, क्योंकि 0 आएगा और नहीं आएगा, उस वजह से फिर दिक्कत आएगा। तो फिर दिक्कत आएगा तो फिर से इसके 2 केस बना लो। तो यानी यहाँ से रिपीटिशन नॉट अलाउड में हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। तो 2 केस हमने अलग अलग सेपरेटली बना लिए। अब उसमें 2 केस में क्या हुआ, लाइक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पहला केस अपन क्या ले रहे हैं, तो पहला केस अपन ले रहे हैं कि जो भी आपका लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं है। या लास्ट डिजिट की बात नहीं कर रहा, लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब 2 डिजिट एक साथ मिल रहे हैं ना, तो या तो लास्ट के 2 डिजिट में आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट नॉट 0, या लास्ट 2 डिजिट कंटेन 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 केस बन गए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट में 0 नहीं है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, तो 1 2 3 4 5। तो अगर इन 2 पे 0 नहीं है, अब समझना देखो, अगर इन 2 पे 0 नहीं है तो इसका मतलब टोटल डिजिट कितने हैं आपके पास, टोटल डिजिट तो है 10, यानी 0 से 9। ठीक है, अब उन 0 से 9 में अब आप यहाँ पे 0 नहीं भर रहे, तो 2 डिजिट तो ये वैसे ही नहीं आने वाले, और 0 इसमें वैसे नहीं आ रहा, तो कितने डिजिट गए, 2 डिजिट तो ये खुद गए और एक 0 आ गया। तो इसका मतलब 3 डिजिट आप फिल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7। बताओ आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, और फिर अब 0 आ सकता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7, और यहाँ कितना आएगा, 6। इतना तो हमने फिल कर दिया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मुद्दा आता है लास्ट के 2 डिजिट का, कि जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे वहां क्या आएंगे। तो देखो अब वहां क्या करना है, अब बताता हूं। अब यहाँ पे आपके पास में टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 25। तो सबसे पहले इस 25 में से हमें वो नंबर हटाने हैं जिसमें रिपीटेशन हो रहा है। तो रिपीटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है उसको पकड़ लो पहले। तो रिपीटेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, 0 0 4 4 और 8 8, बस यही मिलेंगे। मतलब इन 25 नंबर में से ये 3 नंबर ऐसे हैं जहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये 3 तो चाहिए नहीं अपन लोगों को, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। इसका मतलब 25 में से ये 3 नंबर तो वैसे ही कम हो गए, तो कितने बच गए, अब बच गए 22। तो बताओ यहाँ तक को डाउट? ठीक है, अब जो 22 बच गए उनको अपन 2 कैटेगरी में बना रहे हैं, यानी उन 22 को अपन इस तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं कि एक में 0 आएगा और एक में 0 नहीं आएगा। तो 0 आएगा वो नंबर अपन निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा आसान है। कौन सा आएगा, 0 4। अगला बताइए कितना आएगा, 20। अरे जो 4 से डिवाइड हो रहे हो जिनमें एक 0 आ रहा है पहले वो निकालो आप, या तो 0 4 आएगा,
उसके बाद अगला कौन आएगा, 20 आएगा। अब बताओ अगला कौन आएगा, अगला तो 40 आएगा ना, करके देखो। 08। ठीक है, हाँ 08 एक बार और रख दीजिएगा, सॉरी सिंगल डिजिट में 08 और आएगा। तो 04 आ गया, 08 आ गया, 20 आ गया, फिर आपका 40 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा और 90 आएगा। 90 देख लो हो रहा है क्या, 90 तो नहीं हो रहा ना, 90 तो नहीं हो रहा, इतना ही आएगा। 90 थोड़ी हो रहा है, तो ये नंबर आएंगे आपके पास में। ठीक है, 04, 08, 20, 40, 60, 80, जिसमें कोई ना कोई एक जीरो है। ठीक है, तो कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबिलिटीज बनी जिसमें जीरो है। तो बच्चे तो कितने थे, 22। तो 22 में से आप 6 को हटा दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे, 16। बताओ को डाउट। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो कितने केस बन रहे हैं आपके पास में, तो आपके पास में बन रहे हैं 16 केस। तो 16 केस बन रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे 16 लिख दो। तो 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 16, एक आंसर तो यहाँ से आएगा। ठीक है, और लास्ट में जीरो है, अगर जीरो है तो जीरो वाला केस अपन यहाँ से अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर लास्ट में जीरो आ गया तो यानी यहाँ पे जीरो आ गया, तो यानी 2 डिजिट में जीरो आ गया, तो बच गए कितने, 8। तो 8 यहाँ जाएंगे, फिर 7 यहाँ जाएगा और 6 यहाँ जाएगा, ये 3 तो हो गए। अब यहाँ पे जीरो है, तो जीरो है तो इसके कितने केस हैं, 6 केस हैं, अभी भी तो ऊपर निकाले। तो यानी इन दोनों की वजह से अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज आएंगी वो कितनी आएगी, वो 6 आएगी। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ये वाले केसेस आएंगे। दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बताओ कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलो मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर कैन बी मेड यूजिंग all non-zero digits if number is divisible by 9 and repetition is not allowed. Like this is your question. ठीक, आपको क्या बोले हैं कि 9 डिजिट के आप ऐसे कितने नंबर बना सकते हो नॉन जीरो डिजिट को यूज करके, यानी जीरो नहीं लिया, बाकी 1 to 9 इसने सारे ले लिए, और नंबर जो 9 से डिविजिबल होना चाहिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके तो देखो दिस इज अ वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम, और ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल। ओके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का आपका नंबर है। अब 9 डिजिट का नंबर और 9 ही डिजिट अपने पास है, इसलिए फिलहाल ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, इसके बाकी के केसेस में पीएनसी पढ़ाने के बाद करवाऊंगा। तो मैं इनमें से कोई भी नंबर ले सकता हूं, 9 डिजिट है, ठीक है मेरे पास में, और 9 ही डिजिट का नंबर बनाना और 9 ही से डिवाइड करना है। तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, सम ऑफ डिजिट्स। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आता है ना कि जो भी आपका डिजिट्स का सम है इज डिविजिबल बाय 9, वो क्या होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो जो भी नंबर्स हैं उनके सबके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब ये तो सिंपल सी बात है ना कि मुझे 9 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ है नहीं, तो इन्हीं 9 का आएगा, तो इन्हीं 9 को जोड़ो। तो इन्हीं सारे 9 को आप जोड़ोगे तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना है 45। तो 45 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब इन 9 डिजिट में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें हमें दिक्कत आए। तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1, तो सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी सीधा मैंने क्यों कर दिया, इसमें दिक्कत कब आएगी, या तो जीरो आ जाएगा या फिर 9 डिजिट जो दिए हैं उसकी जगह कोई डिजिट कम बन जाएंगे, तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। और एग्जाम में ना क्वेश्चन वही आते हैं जो स्मार्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना ईजी था तो अपन ने कर दिया सीधा सीधा। ठीक है, इसी में मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी 6 digits numbers
can be made using all digits in which adjacent digits are not same. लगिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप 6 डिजिट के कितने ऐसे नंबर बना सकते हो, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सारे डिजिट यूज करो 0 से 9 तक के, और एडजेसेंट डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, दैट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 डिजिट है, मान लो 1 2 3 4 5 6। अब अपने को 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है जिसमें कोई भी एडजेसेंट डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, मेरे पास ये कंप्लीटली 10 पॉसिबिलिटीज है, ओके, ठीक। अब 10 पॉसिबिलिटीज हैं, तो पहले पे तो मुझे भी पता है मैं 9 ही फिल करूंगा क्योंकि 0 आ नहीं सकता, ठीक है। अब मैंने 9 अगर यहाँ फिल कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई इनमें से एक डिजिट फिल कर दिया, मान लो मैंने ये फिल कर दिया तो हटा दिया। अब कितने बच गए, फिर 9 बच गए, तो फिर 9 बच गए तो मैं फिर यहाँ पे 9 फिल कर देता हूँ। अब इस 9 में आपने क्या किया होगा, फिर कोई एक डिजिट यूज किया होगा। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैं एडजेसेंट डिजिट की बात कर रहा हूँ तो एडजेसेंट डिजिट के केस में आपके पास होगा क्या, हर एक नंबर के लिए 9 पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो आप इसे किसी भी तरीके से सोच लो, हर डिजिट को फिल करने के 9 ही वेज होंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 9⁶। देखो इधर देखो, 1 2 1 2 1 ये है, दिख रहा है नंबर। तो मैं अगर यहाँ पे 2 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने तो ये जो मेरे सेम है ये तो हो सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, तो इन दोनों को तो मुझे सेम नहीं करना, ये दोनों तो सेम हो ही सकते हैं। तो मुझे एडजेसेंट डिजिट को सेम नहीं करना, मतलब मैं आंसर इस तरह का नहीं चाहता। तो अगर मैं इस तरह का चाहूंगा तभी तो ये जाके सेम आएंगे। इसका मतलब हो क्या रहा है कि 2 डिजिट लगातार सेम नहीं आने चाहिए। अगर 2 डिजिट आपके लगातार सेम आ गए तो एडजेसेंट डिजिट सेम आएंगे, वो अपन कर ही नहीं रहे, क्योंकि अपन पहले मान लीजिए अपन ने 1 फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 9 बचे, अब वो 9 में से कोई भी एक डिजिट भर दो, मान लो आपने 2 भर दिया, अब ये 2 आ गया। अब 2 आने का मतलब अब बचे हुए 9 में से कोई भी एक फिल कर दो, मान लो आपने 1 ही फिल कर दिया, तो फिर एक आ गया, फिर बचे हुए 9 में से फिर मान लो आपने 0 फिल कर दिया, फिर बचे हुए 9 में से आपने मान लो 3 फिल कर लिया। तो आप क्या कर रहे हो, हर एक नंबर के लिए रिमेनिंग नंबर्स यहाँ लिख रहे हो। ये खुद नहीं आए, इसीलिए अपन खुद कब आएगा, जब इस 9 की जगह 10 लिख दूंगा, और 10 तो मेरे को लिखना ही नहीं है। तो किसी भी 9 के बाद में अगर 10 आता है, इट मीन्स अपन किसी भी पॉसिबिलिटीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो करना ही नहीं है। यहाँ अगर एडजेसेंट डिजिट आपको सेम नहीं करना, इट मीन्स आपको हर एक नंबर का रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज अप्लाई करना है, वो जो 9 है, ठीक है। क्लियर आया समझ, अरे को डाउट है आगे क्या, ठीक। मान लो 6 में एक Yes, एक sir. और अगर आपको बोलूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि हाउ मैनी 7 डिजिट, चलो 7 डिजिट ले लेते हैं, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल डिजिट्स which are palindrome। लाइक ये हमें पूछा गया कि हमें 7 डिजिट के नंबर बनाने, तो 7 डिजिट के कितने नंबर आप ऐसे बना सकते हो जो क्या होते हैं, जो आपके पैलिंड्रोम होते हैं, ठीक है। तो अब पैलिंड्रोम होते हैं तो आपको भी पता है कि पैलिंड्रोम नंबर कौन सा होता है, जो उल्टा पुल्टा एक जैसा होता है। तो अगर मैं 7 डिजिट यहाँ पे ले रहा हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उन 7 में मुझे कैसे सोचना पड़ेगा, मेरे पास सारे के सारे डिजिट्स हैं, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सारे डिजिट्स हैं, तो जब मेरे पास सारे डिजिट्स हैं और मैं पैलिंड्रोम बना रहा हूँ, 7 डिजिट बना रहा हूँ, तो रिपीटेशन तो अलाउ होगा तभी तो पैलिंड्रोम बनेगा। तो इसमें ये लिखने का नीड नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो पहले आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद देखो, अब मैं अगर फिल कर रहा हूँ तो 0 में यहाँ फिल कर नहीं सकता, इन 9 में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी लेके यहाँ तो 9 पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। कोई डाउट, ओके। अब देखो होगा क्या, अगर आप पैलिंड्रोम नंबर फिल कर रहे हो, जैसे मैं 7 डिजिट का एक पैलिंड्रोम नंबर बना रहा हूँ, तो इट इज समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा ही होगा। तो अगर मैं पैलिंड्रोम नंबर बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट आपने फिक्स कर दिया वही लास्ट पे आना चाहिए, तभी तो होगा। अगर यहाँ 1 आ गया और यहाँ 1 के अलावा कुछ और आ गया तो फिर काहे का ही पैलिंड्रोम नंबर है। तो अगर आपको पैलिंड्रोम बनाना है, इट मीन्स व्हाट,
आपको फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट आपको भरना है वही लास्ट में भरना पड़ेगा। इसका मतलब इस प्लेस के लिए भले ही मेरे पास 9 पॉसिबिलिटीज़ है, पर लास्ट वाले के लिए बस एक ही पॉसिबिलिटीज आएगी, जो मैंने यहाँ भरा है। मान लो मैंने यहाँ 2 भर दिया तो मुझे यहाँ 2 ही भरना पड़ेगा, और मैंने अगर यहाँ 5 भर दिया तो मुझे यहाँ 5 भी भरना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लेस पे जो भरना वो भरो, लेकिन लास्ट पे वही आएगा। फिर यहाँ पे फिर आप 10 भरो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पहले भी तो 0 नहीं आ सकता, अब तो आ सकता है 0, और रिपीटेशन अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं सारी डिजिट ही सेम लिख देता हूँ, क्यों, ये पैलिंड्रोम नहीं होता क्या? होता है, बिल्कुल होता है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ 10 आया, इसका मतलब यहाँ इसके बदले फिर एक पॉसिबिलिटीज आएंगी, फिर यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज आएंगी, फिर ये बच गया, यहाँ तो जो भी भरना है भर दो यार। अरे मैं 7 डिजिट में नंबर भर रहा हूँ, तो इस 4 का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। ये मेरा आधा पार्ट फिक्स हो गया, तो जो मैंने यहाँ आधा भरा है वही आधा मुझे यहाँ भरना पड़ेगा। तो इसलिए जो पार्ट मेरा ये आया है इसके पीछे ये फिक्स हो चुका है, और ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी आएगा कोई टेंशन नहीं है हम लोगों को। अब कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आने वाला है? दिस इज आंसर। बताओ, समझने में किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ तक? नो सर। क्योंकि नो सर। चीज़ें अगर समझ आ रही है तो मज़ा आता है। देखो पीएनसी में सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा काम है आप लोगों के आईक्यू को डेवलप करना। अगर आपका आईक्यू डेवलप हो गया तो अपना काम तो हो गया, फिर अपने को कोई टेंशन नहीं आती। ठीक है, तो इतना क्लियर ना सबके लिए? कोई डाउट है तो बताओ। मतलब अगर फंडामेंटल काउंटिंग की अगर बात किया जाए और उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हमें देते हैं तो हम कर सकते हैं। अब तो इतने सारे क्वेश्चन तो करवा दिए यार। ठीक है।